नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज से अपन सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है इसके जो क्लास टेस्ट हैं वो शुरू कर रहे हैं। कलाम के टेस्ट है साथियों, और जिस प्रकार से संस्कार शिक्षा विभाग के अपन ने टेस्ट देखे थे उसी प्रकार से जो आपकी जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके टेस्ट भी मैं पूरे करवाने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रेड की मैंने जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, तो फर्स्ट ग्रेड के साथी भी उनको जरूर देखिए। और जो पटवार भर्ती है उसकी भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया। तो करते हैं शुरुआत। और जितने भी साथी हैं वो अपने साथियों तक क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइबर कर लें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए, राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो माना जाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। ठीक है, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को जो राजस्थानी भाषा है, ठीक है, राजस्थानी भाषा इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, ठीक है, इन्होंने दिया था। और राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने ही किया था, जो अपनी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उसके अंदर। तो यहाँ पर पूछा कि राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है वह 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक तरफ बोलियां दी हुई है और एक तरफ है क्षेत्र। ठीक है, एक तरफ बोलियां हैं, एक तरफ है क्षेत्र। तो पहले यहाँ पर थली, देखिए जो थली बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है चूरू में। ठीक है, चूरू में। इसके बाद में जो ठाटी बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है बाड़मेर में। मेवाड़ी बोली, तो मेवाड़ी उदयपुर के अंदर बोली जाने वाली बोली है। और खेराड़ी भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, और भीलवाड़ा में भी अधिकतर बोली जाती है शाहपुरा के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्मिलित कर लीजिएगा आप। देखिए, 1 में 4 हो जाएगा, फिर 4 2 फिर जगह 1 और 3। ठीक है, 4 2 1 3, इसमें जो राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताई है। किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताई है। तो प्रश्न नंबर जो 3 है, देखिए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, ठीक है, पूछा है नागर अपभ्रंश से। तो नागर अपभ्रंश से एक तो जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है उन्होंने बताई थी, और दूसरा था पुरुषोत्तम मैनारिया। तो यहाँ पर डॉक्टर पुरुषोत्तम मैनारिया दिया है। तो एक तो ये जो नागर अपभ्रंश है एक तो बताने वाला कौन था, डॉक्टर पुरुषोत्तम मैनारिया, और एक था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। और जो मरु गुजरी अपभ्रंश हैं, ठीक है, राजस्थानी भाषा को मरु गुजरी अपभ्रंश से बताया था के.एम. मुंशी। एक तो के.एम. मुंशी था, एक हीरालाल जो माहेश्वरी है ये था, और एक मोतीलाल मैनारिया। तो ये 3 ये मरु गुजर अपभ्रंश शैली से उत्पत्ति बताई थी राजस्थानी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, तोरावाटी काठेड़ी 84 उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है। तोरावाटी, काठेड़ी और 84, तो ये किस बोली से संबंधित है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा। ठीक है, इसमें तोरावाटी जाएगी, काठेड़ी जाएगी, 84 जाएगी, और एक बोली है जगरोती। ठीक है, जगरोती, तो ये ढूंढाड़ी की बोलियाँ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप में कौन सा छंद प्रयुक्त होता है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप में कौन सा छंद प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है सोरठा छंद। कौन सा छंद है, सोरठा छंद। छठा प्रश्न है कि राजस्थानी बोली एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। तो देखिए जो राजस्थानी बोली है, ठीक है, राजस्थानी बोलियों को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने ये 20 बोलियाँ थी, और 20 बोलियों को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। ठीक है, 20 बोलियों को 5 भागों में बांटा था किन्होंने, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। इसमें एक पश्चिमी राजस्थानी बोली थी, ठीक है, जो बागड़ी, यहाँ पर ये सही है।
एक मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली जिसके अंदर हाड़ौती, ये भी सही है। और उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी है ये गलत है। यहाँ पर जो निमाड़ी है, ये निमाड़ी तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर आएगी, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आ जाएगी निमाड़ी, और उत्तरी पूर्वी जो राजस्थानी है इसमें आ जाएगी मेवाती। कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? मेवाती। मेवाती। और जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है इसमें आ जाएगी मालवी और निमाड़ी। तो इस प्रश्न के अंदर जो यहाँ पर पूछा है सही युगम छांटिए, तो देखिए एक तो पहला यहाँ पर सही है, दूसरा भी सही है, सॉरी पहला सही है, और देखो मध्य पूर्वी हाड़ौती ये तो सही है, अपन ने भी देखा। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी ये गलत है, ठीक है। पश्चिम राजस्थानी इसमें बागड़ी ये सही है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी ये भी सही है। तो आगे पूछा है कितने युगम सही सुमेलित है, तो 1, 2 और 3, 3 युगम सुमेलित है। इसमें पूछा है कितने युगम, तो 3 युगम। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मेवाड़ी बोली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कूट को पहचान कीजिए। मेवाड़ी बोली, तो देखिए चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है कौन सी? मेवाड़ी बोली। दूसरा है कि मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया ने इसे ढूंढाड़ी की बोली माना है, तो ये गलत है। जो मोतीलाल मेनारिया है, ठीक है, तो इन्होंने मारवाड़ी की बोली इनको बताया था, तो यहाँ पर आ जाएगी ढूंढाड़ी के स्थान पर मारवाड़ी। कौन सी जाएगी? मारवाड़ी। तो ये दूसरा गलत है, यानी इसमें पहला ही कथन सही है, केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कालीबंगा जो सभ्यता है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। बिल्कुल, जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है, तो यानी पहला जो स्टेटमेंट है तो क्या सही है। दूसरा है कि कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर प्राप्त हुए थे, तो ये गलत है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर प्राप्त हुए थे, तो 5 स्तर में जो प्रथम 2 स्तर थे, ठीक है, प्रथम 2 स्तर वो थे प्राक हड़प्पाकालीन, और जो 3 थे ये होते 3 हड़प्पाकालीन थे, ठीक है। 3 हड़प्पाकालीन थे और 2 थे प्राक हड़प्पाकालीन, यानी स्तर तो 5 थे, लेकिन यहाँ पर हड़प्पाकालीन पूछा है, हड़प्पाकालीन 3 ही थे, 2 स्तर थे प्राक हड़प्पाकालीन। आगे का क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिए केवल एक सही है, ठीक है, एक सही है, तो राइट आंसर है इसमें केवल एक। क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र के किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ पर पूछा कि दुर्ग क्षेत्र के किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में। और यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला था, वो मिला था दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पर कौन क्या मिला था? यहाँ पर कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न पर विचार करें, ठीक है, निम्न पर विचार करें। पहला है कि लकड़ी की नाली के अवशेष, लकड़ी की नाली के अवशेष, ऊंट की हड्डियां भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य, और पत्थर से निर्मित पुरोहित राजा की मूर्ति। पूछा है कि उपयुक्त में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं? तो देखो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है एक तो लकड़ी की नाली के अवशेष, ऊंट की हड्डियां, भूकंप आने के साक्ष्य। ये जो चौथा है कि पत्थर से निर्मित पुरोहित राजा की मूर्ति, तो ये यहाँ पर नहीं मिला था, ठीक है। देखो पत्थर से निर्मित पुरोहित राजा की एक भी मूर्ति यहाँ पर नहीं मिली थी, यानी ये जो मूर्ति मिली थी ये कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो से, ये मिली थी मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन से कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ। घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन से कालीबंगा सभ्यता का क्या हुआ, पतन हुआ। यह मत किस विद्वान से है, किस विद्वान ने दिया था। तो मार्ग परिवर्तन का जो यहाँ पर यानी कि मार्ग परिवर्तन से कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ, तो किसी विद्वान ने ये बताया था। तो इसमें जाएगा जॉर्ज डेल्स ने, जॉर्ज डेल्स ने। और जो बीरबल साहनी है, बीरबल साहनी, इन्होंने बताया था जलवायु परिवर्तन से। इन्होंने क्या बताया था कि जलवायु परिवर्तन से पतन हुआ है, जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन। और जो गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने क्या बताया था कि सूखे के कारण लोग जो थे वो यहाँ से अन्यत्र बस गए थे। तो ये कथन था गोपीनाथ शर्मा का। और मार्ग परिवर्तन हो जाएगा जॉर्ज डेल्स। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किस विद्वान ने बताया था। तो यहाँ पर आ जाएगा दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए, चूड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र रहा था कालीबंगा, बिल्कुल ये तो सही है। मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुहरें यहाँ पर मिली हैं, ये भी सही है। आक्रामक मुद्रा में वृषभ की मरण मूर्ति यहाँ पर मिली है, तो बिल्कुल ये कथन भी क्या है, सही है। अगला है कि मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ पर्याप्त मात्रा में मिली है, तो ये गलत है। ठीक है, कालीबंगा से एक भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली थी, तो 1, 2, 3 ही यहाँ पर सही होगा। अच्छा, इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए कि निम्न में से कौन से विद्वान कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं। कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित अमलानंद घोष हैं, बालकृष्ण थापर हैं, KM श्रीवास्तव हैं, ब्रजवासी लाल हैं, और कौन है, MD खर्रे हैं, JP जोशी हैं, SP जैन हैं। तो ये 6 कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, इसमें जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि कालीबंगा के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, जो कालीबंगा सभ्यता है फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो ये कथन सही है। दूसरा है कालीबंगा में भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ये भी सही है। यानी 1 व 2 दोनों क्या सही है। राइट आंसर है 3 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए कि कालीबंगा में पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से गिरे हैं। बिल्कुल, जो कालीबंगा में एक पश्चिमी टीला मिला था और एक मिला था पूर्वी टीला, और दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीर से गिरे थे, ये तो सही है। दूसरा, ये पश्चिमी टीले यानी दुर्ग से प्राग हड़प्पाकालीन सुरक्षा प्राचीर के अवशेष से मिले हैं, तो ये भी सही है कि पश्चिमी जो टीला था यहाँ से प्राग हड़प्पाकालीन सुरक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। तो पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। आगे देखो कि भवन में प्रयुक्त ईंटों का माप दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के माप के अनुरूप था, तो ये भी सही है। चौथा कि सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान, सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान यानी जो अग्निवेदिकाएँ हैं, कितनी यहाँ पर 7 जो अग्निवेदिकाएँ थी उनकी बात की जा रही है। ठीक है, सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान के साक्ष्य पूर्वी टीला साधारण बस्ती से प्राप्त हुई है, तो ये गलत है। ये पूर्वी टीला के स्थान पर जाएगा पश्चिमी टीला से मिला था। ठीक है, पश्चिमी टीला। तो इसका राइट यहाँ पर पूछा सत्य कथन, तो इसमें जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3 सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है बिजोलिया में स्थिति नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार के द्वारा 1919 में गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य, देखो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का सदस्य नहीं था। बात हो रही बिजोलिया स्थिति नियंत्रण करने के लिए, तो मेवाड़ सरकार के द्वारा अप्रैल 1919 में, ये कब चलाया था, अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग चलाया था। ठीक है, और इसमें 5 सदस्य शामिल नहीं था, बिंदुलाल भट्टाचार्य यहाँ पर सदस्य था। ठीक है,
अमर सिंह राणावत भी था और अफजल अली भी था। कौन नहीं था? बिहारी लाल। तो ये पूछा है कौन सा सदस्य यहाँ पर नहीं था, तो बिहारी लाल। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची में उन समाचार पत्रों को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के समाचार पत्र छापे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समाचार पत्र, तो प्रताप हो जाएगा एक, तो एक भारत मित्र हो जाएगा, एक मराठा है और एक राजस्थान केसरी। यानी ये सभी जो समाचार पत्र हैं ये बिजोलिया किसान आंदोलन से ही संबंधित है। तो राइट आंसर है ABCD, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों की जांच करने व सहायता के लिए निम्न में से किसे बिजोलिया भेजा था? तो महात्मा गांधी ने भेजा था किसको? महादेव देसाई को। ठीक है, किसानों की जांच के लिए किसको भेजा था? महादेव देसाई को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे बिजोलियां आती रहेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे बिजोलियां आती रहेगी, यह कथन किसका था? तो ये कथन था रमा देवी का। और पूछा भी जाता है कि रमा देवी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिजोलिया आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो बिजोलिया किसान आंदोलन कब चला था? 1897 के अंदर। ठीक है, 1897 से शुरू हुआ था और 1941 तक चला था ये, 1941 तक। और राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसमें पहला कथन है कि आंदोलन की शुरुआत गिरधरपुरा गांव से हुई थी। बिल्कुल 1897 के अंदर गिरधरपुरा गांव से बिजोलिया की जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा कि विजय सिंह पथिक 1910 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे, तो ये गलत है। ठीक है, विजय सिंह जो पथिक है जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर, और ये 1916 में, कब? 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर जुड़े थे बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो 1916 में जुड़े थे कौन? विजय सिंह पथिक। तो ये दूसरा गलत हो गया यहाँ पर। तीसरा कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की शाखा स्थापित की थी। तो बिल्कुल विजय सिंह पथिक ने ही बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की शाखा स्थापित की थी, जबकि जो विद्या प्रचारिणी सभा है, विद्या प्रचारिणी सभा, ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ किंकर ने 1914 के अंदर, हरिभाऊ किंकर ने। और विद्या प्रचारिणी सभा शाखा यहाँ पर शाखा स्थापित की थी विजय सिंह पथिक ने। तो तीसरा भी कथन यहाँ पर क्या सही है। और चौथा है कि 1941 में मेवाड़ राजस्व विभागीय मंत्री मोहन सिंह मेहता के माध्यम से किसानों व मेवाड़ के मध्य समझौता हुआ था, तो ये भी सही है। इसमें पूछा क्या था कि असत्य कथन कौन सा है, यानी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आ जाएगा 1916। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 है किनके मध्य हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी है? देखिए बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी, तो यहाँ पर आ जाएगा बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था बोलशेविक समझौता। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ? अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य। और जो यहाँ पर जो बोलशेविक समझौता है, ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन। और यहाँ पर दिया कि राजस्थान सेवा संघ, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। तो यहाँ पर पूछा है कि बोलशेविक समझौता, तो ये बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह था और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। ठीक है, 2 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1921 ईस्वी में मैनाल के बेरुकुंड से बेंगू किसान आंदोलन शुरू किया गया था, तो सही है कि 1921 में मैनाल के बेरुकुंड गांव से बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा है ट्रेंच आयोग का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से था, ट्रेंच आयोग, तो ये सही है। ठीक है, इसका संबंध भी था बेंगू किसान आंदोलन से। ये जो बेंगू किसान आंदोलन है इसमें ही जो रूपाजी कृपाजी धाकड़ थे वो शहीद हुए थे। आगे दिया है कि बेंगू जो किसान आंदोलन है इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक किसान शहीद हुए थे, और ये कब हुए थे?
ये जो गोविंदपुर हत्याकांड हुआ था उसमें के तहत ये शहीद हुए थे। तो इसमें पूछा है कि देखिए 24वें क्या पूछा है, सत्यकथन। सत्यकथन यानी 1 2 3 तीनों की तीनों क्या है, सत्यकथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसौली समझौता। पारसौली समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसका संबंध भी है बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, कौन सा है, बेंगू किसान आंदोलन। और ये मेवाड़ का पहला समझौता था जो कब हुआ था, कौन सा, पारसौली समझौता। कब हुआ था ये, फरवरी 1922 में हुआ था। फरवरी 1922 में हुआ था और मेवाड़ का पहला समझौता था पारसौली समझौता। इसका संबंध था बेंगू किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। बिल्कुल 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में जो एकत्रित किसान थे वहां पर गोलियां चलाई गई थी। किस किसान आंदोलन था यहाँ पर, इसका संबंध था बरड़ किसान आंदोलन से। ठीक है, यह था बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था, जो डाबी हत्याकांड में जो लोग यहाँ पर जो किसान एकत्रित हुए थे तो वहाँ पर गोलियां चलाई थी। कब, 2 अप्रैल 1923 को। और दूसरा है कि ये तो सही है, दूसरा है कि डाबी गांव में किसानों पर गोली चलाने का आदेश कमांडर छज्जू सिंह ने दिया था। तो ये गलत है। यहाँ पर जो गोली चलाने का आदेश दिया था वह दिया था इकराम हुसैन ने। किसने दिया था, इकराम हुसैन ने। ठीक है, इकराम हुसैन ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ये जो छज्जू सिंह है, छज्जू सिंह ये निमुजना हत्याकांड से संबंधित है जो कहाँ पर हुआ था, अलवर के अंदर 14 मई 1925 को। तो यहाँ पर आदेश दिया था छज्जू सिंह ने किसानों पर गोली चलाने के लिए, छज्जू सिंह ने। और डाबी में दिया था इकराम हुसैन ने। तो ये दूसरा गलत हो गया। इसमें केवल एक सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? पूछा है शहीद देवीलाल गुर्जर का संबंध। इसमें क्या जाएगा, बरड़ किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन। तो एक तो इसमें जाएगा देवीलाल गुर्जर। ठीक है, और दूसरा है एक नानक भील। नानक भील, तो नानक भील का संबंध भी बरड़ किसान आंदोलन से ही था। ठीक है, और ये जो शहीद देवीलाल गुर्जर और नानक भील ये दोनों ही शहीद हुए थे बरड़ किसान आंदोलन के तहत डाबी हत्याकांड में, जहाँ पर इकराम हुसैन ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय विधानसभा के संबंध में किए गए प्रावधानों से असंगत है। देखिए, असंगत है। तो क्या होता, देखो, भारत शासन अधिनियम जो 1919 था इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। कौन सा शासन, द्वैध शासन। तो यहाँ पर एक इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय विधान मंडल को द्विसदनीय बनाया गया। तो बिल्कुल पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 रखी गई थी। तो ये सही है, 104 सदस्य रखी गई थी। और यहाँ पर जो ये तो निर्वाचित है। ठीक है, निर्वाचित सदस्य कितने, 104, और 41 जो सदस्य थे यहाँ पर वो मनोनीत थे, यानी कुल यहाँ पर 145 सदस्य थे। इसमें से निर्वाचित 104 थे और 41 जो सदस्य थे ये थे मनोनीत। ठीक है, तीसरा है कि इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानसभा यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये गलत है, यहाँ पर 3 वर्ष ही रखा गया था। कितना, 3 वर्ष। और चौथा है कि इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। तो ये सही है। ठीक है, इसमें पूछा है, देखो क्या पूछा था, असंगत। तो असंगत हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। यहाँ पर आ जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष। जो 5 वर्ष था वो था राज्य परिषद का, जिसमें 60 सदस्य थे, 27 मनोनीत थे, 33 थे निर्वाचित, और उसका कार्यकाल था 5 वर्ष का। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्य परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए,
पहला है कि इस अधिनियम के तहत भारत परिषद की सदस्य संख्या में कमी की गई थी। तो बिल्कुल जो भारत परिषद सदस्य संख्या है यहाँ पर कमी की गई थी। और देखिए भारत परिषद जो है इसमें पहले कितने थे, न्यूनतम 12 और अधिकतम 14, और कमी करके कितना कर दिया था, 8 और 12। ठीक है, न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्य, तो यहाँ पर कमी की गई थी, तो ये कितना सही है। दूसरा है कि इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित किया गया। ठीक है, तो खर्च ब्रिटिश भारत पर यह भारित किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि भारत परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया, तो ये गलत है। ये 7 वर्ष था और 7 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया था। ठीक है, 7 से घटा करके 5 वर्ष इसको किया गया था, तो ये यहाँ पर क्या गलत है। चौथा है कि भारत सचिव को महालेख परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया था, तो ये भी सही है। यानी पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विषयों में कुल 46 विषय सम्मिलित किए गए। कुल कितने विषय, 46 विषय थे केंद्रीय विषयों में, और जो प्रांतीय विषय थे इसमें कितने विषय थे, 50। ठीक है, प्रांतीय में 50, प्रांतीय में 50 विषय सम्मिलित किए गए थे, जिसमें से 12 विषय थे संरक्षित। ठीक है, जिस पर अधिकार होता था किसका, गवर्नर और कार्यकारी परिषद का, उसकी कार्यकारिणी का। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पहली बार पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन व द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, तो ये यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, पहली बार आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं। ठीक है, पहली बार आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है। तीसरा है कि इस एक्ट के तहत प्रांतीय सूची में 50 विषय में से 22 विषय संरक्षित श्रेणी में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये भी सही है। और जो ये 22 विषय संरक्षित थे इसमें अधिकार किसका था, गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी का। चौथा है कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित भारतीय सदस्य कानून निर्माण के लिए अधिकृत नहीं थे, तो ये भी सही है। यानी इसमें गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन कीजिए। तो पहला कि केंद्रीय विधानसभा में मनोनीत सरकारी सदस्य कितने थे, 26, तो ये तो सही है। दूसरा है कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या, तो भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी यहाँ पर, 3। ठीक है, और तीसरा है कि केंद्रीय विधानसभा के उच्च सदन में कुल मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य कितने थे, 27, 33 नहीं थे, 33 तो थे निर्वाचित, और मनोनीत की बात हो रही है तो मनोनीत थे 27, तो ये तीसरा गलत है। चौथा है कि केंद्रीय जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर इसमें मद्रास प्रांत को प्राप्त सीटें कितनी थी, 16, तो ये भी क्या सही है। ठीक है, गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित विधानसभा जो यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे, प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा ये डिप्टी स्पीकर थे, और जो प्रथम स्पीकर थे वह कौन थे, फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक वाइट। और जो राज्य परिषद है इसके प्रथम स्पीकर थे अलेक्जेंडर मोडीवेन। यहाँ पर पूछा है प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो इसमें जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 33, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संबंध में किसने कहा कि न तो इंग्लैंड को यह शोभा देता है कि ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जाए, और न यह भारत के समान के अनुकूल है कि वह उन्हें स्वीकार करे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक विषय केंद्रीय विषयों की सूची में सम्मिलित था,
तो केंद्रीय जो विषय थे इसमें आ जाएगा सार्वजनिक ऋण। बाकी शिक्षा, सिंचाई और चिकित्सा ये थे प्रांतीय सूची के अंदर। ठीक है, प्रांतीय विषयों में थे और सार्वजनिक ऋण था केंद्रीय विषयों में। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अंतिम बार निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? अंतिम बार निर्वाचन, तो अंतिम बार हुआ था 1945 में। कुल कितने निर्वाचन हुए थे? 6। ठीक है, 6 बार निर्वाचन हुआ था और अंतिम हुआ था 1945 में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय उच्चायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला दिया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यहाँ पर सर्जित किया गया था। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर सही है। दूसरा है कि इसका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया, तो ये गलत है। कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष का निर्धारित किया गया था। कितना वर्ष? 6 वर्ष। और तीसरा है कि इसके वेतन व भत्ते ब्रिटिश बजट पर भारी थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है। इसके जो वेतन भत्ते थे ये भारतीय कोष पर ही भारी थे, भारतीय कोष पर, तो ये भी क्या है? गलत है। और चौथा है यहाँ पर कि विलियम स्टीवेंसन मेयर को प्रथम भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर पूछा सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है? एक तो दूसरा सत्य नहीं है और एक तीसरा नहीं है, यानी 2 व 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919 में किए गए प्रावधानों से असंगत है? किए गए प्रावधानों से असंगत है। देखिए, पहला है कि राज्य परिषद व केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी। बिल्कुल, न्यूनतम आयु कितनी थी? 25 वर्ष। दूसरा है महिलाएं केंद्रीय विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित व मनोनयन के लिए पात्र नहीं थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष की 4 वर्षों के लिए वायसराय द्वारा नामित किया गया था, ये भी सही है। और चौथा है कि भारत की केंद्रीय विधायिका ब्रिटिश संसद के द्वारा किसी कानून जो भारत से संबंधित हो को परिवर्तित कर सकती थी, तो ये यहाँ पर चौथा गलत है। ठीक है, 37 में 4। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 38 है राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, कि राज्यपाल के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। राज्यपाल के बारे में असत्य कथन, तो पहला है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। बिल्कुल, जो राज्यपाल है ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। दूसरा है कि राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने का प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में वर्णित है, तो ये गलत है। ठीक है, राज्यपाल की जो शपथ है ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 में। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पर? 159। इसके तहत यहाँ पर शपथ का प्रारूप दिया गया है, राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में। बाकी जो तीसरी अनुसूची में इसमें शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है, तो दूसरा गलत हो गया। आगे है कि यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल अनिवार्यतः 5 वर्ष तक पद धारण करे। ठीक है, तो ये भी सही है कि आवश्यक नहीं कि राज्यपाल 5 वर्ष तक पद पर बना रहे या पद धारण करे, ये आवश्यक नहीं है, तो ये भी सही है। और चौथा है कि राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते, तो ये भी सही है। यानी गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे एक ही राज्यपाल के बराबर वेतन मिलेगा, और यह कौन तय करता था? राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए अनुपात में राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा, तो इसमें जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहला है कि राज्यपाल अपने किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो यह अनुच्छेद 361 में है। ठीक, कि राज्यपाल अपने किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर जो राज्यपाल की है वो आ जाएगा अनुच्छेद 213। ठीक, ये तो सही है, अनुच्छेद 213। आगे देखो,
राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 223। तो ये 223 कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो नियुक्ति है जिला न्यायाधीशों की वह है 233वें अनुच्छेद में। चौथा है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में, तो ये भी सही है। असत्य कथन कौन सा हो गया? तीसरा, ठीक है। इसमें जाएगा राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361(4) के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ दीवानी मामले कितने समय की पूर्व सूचना के आधार पर लाई जा सकते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माह की सूचना, ठीक है, 2 माह की सूचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो इसमें जाएगा जगत नारायण। कौन थे? जगत नारायण। राजस्थान के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्होंने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था, तो कौन थे? मदनलाल खुराना, ठीक है। और राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल थे मिलापचंद जैन। तो 3, 1, 2, 4 इसमें जाएगा, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किया गया था। देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किया गया, कौन था? रघुकुल तिलक। और ये जो रघुकुल तिलक हैं, ये आरपीएससी होती है, आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके थे, ठीक है, सदस्य रघुकुल तिलक। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति थे बर्खास्त करने वाले, यहाँ पर बर्खास्त पदमुक्त तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ये राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और इन्होंने ही पद से मुक्त किया था रघुकुल तिलक को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा का विघटन कर सकता है। बिल्कुल, जो राज्यपाल है ये सीएम की सलाह से विधान जो सभा होती है इसका विघटन कर सकता है। दूसरा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। दूसरा यहाँ पर असत्य है। तीसरा है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल, ये भी सही है। और अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद में कुल संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा 44 में? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? असत्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य विधान मंडल के द्वारा पारित किस विधेयक को राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की अनुमति स्वीकृति हेतु भेजेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने वाला विधेयक। ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने वाला विधेयक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था, तो ऐसे कितने राज्यपाल थे? 4, ठीक है। कितने थे? 4 थे। पहला था दरबारा सिंह, दूसरा निर्मल चंद्र जैन था, ये दूसरे नंबर का था, ठीक है। तीसरा था शैलेंद्र कुमार सिंह, और चौथा यहाँ पर प्रभा राव। तो 4 राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन या देहांत हो गया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर निर्मल चंद्र जैन, इसका हुआ था दूसरे नंबर पर। पहला इससे पहले किसका हुआ था? दरबारा सिंह का, फिर निर्मल चंद्र जैन, फिर शैलेंद्र कुमार सिंह और फिर प्रभा राव। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस विटो के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो वह कौन सा विटो हो जाएगा? निलंबनकारी विटो, ठीक है। ये जो निलंबनकारी विटो है, इसमें क्या होता है? विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक होता है इसको राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ठीक है। और जो पॉकेट विटो है, इसमें क्या होता है?
इसको सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो विधेयक होता है इसको सुरक्षित रख सकता है, और जो आत्यंतिक वीटो है इसमें समाप्त कर सकता है। जो सुरक्षित विधेयक होता है उसको समाप्त कर सकता है। तो ये तीनों वीटो आप जरूर ध्यान रखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कि राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो ये तो सही है। दूसरा है कि कोई भी अध्यादेश विधानमंडल के नए सत्र के शुरू होने से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रह सकता है। तो ये गलत है, यहाँ पर आ जाएगा 6 माह के स्थान पर आ जाएगा इसमें 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। तीसरा है कि राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो। ये भी सही है, यानी इसमें सत्य कथन पूछा है तो 1 व 3। ठीक है, सत्य कथन हो जाएगा इसमें 1 व 3। और जो ये राज्यपाल का जो अध्यादेश है ये कौन से अनुच्छेद में? 213 में। ठीक है, अनुच्छेद 213। और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। तो यहाँ पर पूछा है सत्य कथन, तो 1 व 3 इसमें सत्य है। ठीक है, 1 व 3। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। राजस्थान का वे राज्यपाल जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया कौन थे? कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। और कहाँ का कार्यभार दिया था इसको? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का दिया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है? तो आ जाएगा अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये पहला ही टेस्ट था। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन अपन देखेंगे। 50 क्वेश्चन है वो आपको अगली क्लास के अंदर में करवा दूंगा। तो अब सेकंड ईयर के जो साथी हैं वो तैयार हो जाइए। एक एक करके अपन जो सभी टेस्ट हैं कलाम एकेडमी के उनको सोल्व करेंगे। और फर्स्ट ग्रेड की भी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें भी आप जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी टेस्ट सीरीज जरूर देखिए। पटवार की भी जो प्ले लिस्ट बना दी है, पटवार की भी टेस्ट सीरीज चला दी है। तो सभी साथी जो किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ही यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो धन्यवाद। जाते जाते आप क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर लेना। PDF भी आपको वहाँ पर इस टेस्ट की मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।